वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम शिल्पा एंड आप सबका स्वागत है आज फिर एक नए लेक्चर में। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में। हाइपोथेसिस टेस्टिंग ये सिर्फ आपका स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक नहीं है, ये आपके रिसर्च एप्टीट्यूड का भी टॉपिक है। ना सिर्फ पेपर 1 में इंक्लूडेड है बल्कि पेपर 2 कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रेंड्स, कई बार क्या है, इस टॉपिक में बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है, वो कैसे भी रट रटा के कुछ भी करके एकदम जुगाड़ू तरीके से एग्जाम तो इसमें से पास कर लेते हैं, लेकिन जब एग्जाम पास करने के बाद ये टॉपिक आपका पीछा फिर भी नहीं छोड़ता है। आप जब अपने रिसर्च वर्क करते हैं, इवन रिसर्च वर्क होने के बाद जब आप बच्चों को भी पढ़ाते हैं तो ये टॉपिक आपको क्लियर नहीं होगा, तो आप इसको अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आज के टॉपिक को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस टॉपिक को एकदम इजीएस्ट वे में समझाने के लिए मैंने अपनी पूरी कोशिश यहाँ पे की है। अगर आज भी ये टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है तो फिर कह सकते हैं कि शायद ही कोई ये टॉपिक आपको समझा पाए, क्योंकि दिस इज द इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन एवर जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने से पहले एक बार हमेशा की तरह अपने रेजोल्यूशन को पक्का कर लेते हैं, जो है नेट जेआरएफ जून 2022 विद AIR। तो इन्हीं सभी पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ अपने आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग दो वर्ड से मिलके बना है, हाइपोथेसिस प्लस टेस्टिंग। तो इसके लिए हम इन दोनों को अलग अलग समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं हाइपोथेसिस क्या होता है। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आप किचन में कुछ पका रहे हैं। सपोज दिस इज योर, आप बोल सकते हैं पतीला है जिसमें आपने कुछ राइस पकाने के लिए रख दिए हैं। तो आप देखते हैं कुछ देर बाद कि वो राइस बॉयल हो गए हैं कि नहीं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो यू वुड टेक अ स्पून, और उस स्पून से आप कुछ राइस यहाँ पे निकाल के एक बाउल में देखते हैं और उनको आप मैश करके देखते हैं। यहाँ पे आपने कुछ राइस ले लिए, उसमें से आपने कुछ राइस को मैश करके देखा, अगर वो पक गए हैं तो इसका मतलब आप क्या करते हैं, आप पूरे बर्तन के लिए यहाँ पे डिसीजन ले लेते हैं कि सारे राइस यहाँ पे पक गए हैं। तो आपने यहाँ पे क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ सम सैंपल, आपने कुछ राइस का ये सैंपल लिया, उसके बेस पे आपने पूरे राइस के बर्तन के लिए, तो जो पूरा यहाँ पे ये जो पूरा पतीला है इसके लिए आपने इसका जो पतीले के राइस हैं उसके लिए आपने यहाँ पे डिसीजन ले लिया कि ये सारे पक गए हैं। इसी तरह से प्रैक्टिकल लाइफ में भी होता है। एक रिसर्चर क्या करता है, एक रिसर्चर अपने डेली लाइफ में, अपने रिसर्च वर्क में ऐसे ही डिसीजन लेता है ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल। he makes some assumptions about the population। तो ये क्या है, अबाउट पॉपुलेशन। तो ये क्या है, ये जो assumption है, this assumption is called hypothesis in the stats। इसको स्टैटिस्टिक्स की भाषा में या रिसर्चर की भाषा में बोला जाएगा हाइपोथेसिस। तो इस एग्जाम्पल को हमें याद रखना है। तो अभी हम समझते हैं हाइपोथेसिस क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइपोथेसिस इज एन assumption that is made on the basis of some evidence। देखिए, ये एविडेंस कुछ भी हो सकता है। ये एविडेंस हो सकता है कि आपकी ऑब्जर्वेशन हो, ठीक है, ये आपकी ऑब्जर्वेशन हो, ये आपकी प्रायर नॉलेज हो, या फिर आपका कोई एक्सपीरियंस हो। इसके बेस पे देखिए, यहाँ पे हमने जब ये चावल के दाने पके हैं कि ये कैसे एविडेंस कैसे निकाला, हमने कुछ दाने निकाले और उनको मैश करके देखा। तो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने उनको और एविडेंस के थ्रू यहाँ पे आपने कुछ अजम्पशन बनाई। तो आपके जब कुछ चावल के दाने वहां पे अच्छे से मैश हो गए, अच्छे से पके हुए वो लग रहे हैं, आपने उस चीज को ऑब्जर्व कर लिया, चेक कर लिया, टेस्ट कर लिया, तो आपने पूरे पतीले के लिए ये अजम्पशन बना ली कि पूरे चावल पक गए हैं यहाँ पे। तो दिस इज एन हाइपोथेसिस। This is the initial point of any investigation that translates the research questions into a prediction। देखिए क्या होता है कि हाइपोथेसिस आप बना रहे हैं। हाइपोथेसिस कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम है, यहाँ पे रिसर्च प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। रिसर्च प्रॉब्लम के लिए आप क्या करते हैं, आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं। तो सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले यू फॉर्मुलेट द रिसर्च प्रॉब्लम।
उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके लिए हाइपोथेसिस यहाँ पे सेट करेंगे। हाइपोथेसिस क्या है, दिस इज एन टेंटेटिव सॉल्यूशन, ये वर्ड इसके लिए यूज होता है। दिस इज एन टेंटेटिव सॉल्यूशन, यानी कि होने वाला सॉल्यूशन, जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसके बेस पे आप अपनी रिसर्च को यहाँ पे फिर आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट क्या लिखा है, इट इंक्लूड कंपोनेंट्स लाइक वेरिएबल्स, पॉपुलेशन एंड रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। देखिए यहाँ पे ये 3 टर्म समझना बहुत जरूरी है, वेरिएबल्स, पॉपुलेशन और रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। हाइपोथेसिस की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये 2 वेरिएबल के बीच में रिलेशन है कि नहीं ये चेक करता है। एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे अभी उठाते हैं और उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। सपोज यहाँ पे हमने देखा एक एग्जाम्पल है कॉम्प्लेन प्लस ग्रोथ, ये 2 वेरिएबल है यहाँ पे, ठीक है, कॉम्प्लेन और ग्रोथ। तो हम ऐड में क्या देखते हैं, कॉम्प्लेन पीने वाले बच्चों की ग्रोथ ज्यादा होती है। अब ये एक हाइपोथेसिस है, ये एक अजम्पशन है जिसको हम टेस्ट करेंगे कि कुछ बच्चे जो कॉम्प्लेन पी रहे हैं, कुछ बच्चे जो कॉम्प्लेन नहीं पी रहे, उनकी हाइट में कुछ डिफरेंस है, उनकी ग्रोथ में कुछ डिफरेंस है कि नहीं। तो ये क्या है, ये 2 आपके वेरिएबल है, कॉम्प्लेन और ग्रोथ। पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन आपका द होल स्टडी, द होल यूनिवर्स, स्टडी का एरिया, द होल स्टडी एरिया इज योर पॉपुलेशन। उसमें से क्या आप क्या करते हैं, उसमें से आप कुछ सैंपल उठाते हैं, उनके ऊपर अपना रिसर्च करते हैं। क्योंकि देखिए पॉपुलेशन के ऊपर रिसर्च करना इज नॉट फिजिबल ऑल द टाइम, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है, कॉस्टली भी है, समटाइम्स नॉट प्रैक्टिकल है। तो अगर आपके पास 5, 10, 20 लाख की पॉपुलेशन है, करोड़ों की पॉपुलेशन, तो आप क्या सब पे जाके रिसर्च करने वाले हैं? नो, नॉट एट ऑल। आप क्या करेंगे, कुछ हजार उसमें से या कुछ सैकड़ों उसमें से सैंपल्स लेते हैं और उसके ऊपर वहां पे रिसर्च करते हैं। ये क्या बताता है, हाइपोथेसिस बताता है रिलेशंस बिटवीन द वेरिएबल। तो अगर ये एग्जांपल हम लेते हैं कॉम्प्लेन और ग्रोथ, तो ये कॉम्प्लेन और ग्रोथ के बीच में रिलेशन को हाइपोथेसिस एस्टेब्लिश करेगा, ठीक है। तो a research hypothesis is a hypothesis that is used to test the relationship between 2 or more variable। ये क्या करता है, ये 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को टेस्ट कर सकते हैं, उसको टेस्टेबल है ये। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे लिया है कि इफ यू गेट मोर स्लीप, आप अगर आप ज्यादा सोते हैं तो योर ग्रेड्स विल इम्प्रूव, और जो बच्चे 9 घंटे की नींद लेते हैं वो उनसे अच्छे स्कोर्स करते हैं जो 9 घंटे की नींद नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये एक हाइपोथेसिस है जिसको टेस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ फ्रेंड्स, हमने देखा यहाँ पे कि हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस इज अ बोल सकते हैं हाइपोथेसिस यहाँ पे क्या है, हाइपोथेसिस इज अ प्रेडिक्शन, हाइपोथेसिस इज अ just a moment, hypothesis क्या है, hypothesis is a prediction, hypothesis is a tentative statement, hypothesis is a guess work हम बोल सकते हैं, लेकिन इसको बोलेंगे educated guess है ये, ठीक है। this is educated guess, this is testable, hypothesis is testable, तो बोलेंगे is must be generalized, it must be generalized, यानी कि जो हाइपोथेसिस आपने एक पॉपुलेशन के लिए, एक सैंपल के लिए बना लिया, वो पूरी पॉपुलेशन पे लागू होना चाहिए। तो इज दिस क्लियर, हाइपोथेसिस क्या है, एक प्रेडिक्शन है, टेंटेटिव स्टेटमेंट है, एजुकेटेड गेस है, इट शुड बी टेस्टेबल, इट मस्ट बी जर्नलाइज्ड, तो ये यहाँ पे जर्नलाइज्ड भी होना चाहिए, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, हमें इसमें आज क्या क्या समझना है। पहला वर्ड हमें क्लियर हो गया, व्हाट इज हाइपोथेसिस, ये हमने समझ लिया। हम समझेंगे अभी टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, कितने टाइप्स के हाइपोथेसिस होते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ एरर कौन कौन सी होती है, पी वैल्यू क्या होती है, 1 and 2 टेल टेस्ट क्या होता है, और प्रोसेस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये प्रोसेस को समझने के लिए हमें इन सब टर्म्स को समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपको इनमें से सब जगह पे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ठीक है। कोई ना कोई टर्म आपको एग्जाम में यहाँ पे श्योरली मिल जाएगी। तो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज हाइपोथेसिस का टेस्ट, हाइपोथेसिस टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। सो हियर इज द टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, कितने प्रकार के हाइपोथेसिस होते हैं,
सिंपल हाइपोथेसिस, सिंपल हाइपोथेसिस क्या होता है? सिंपल हाइपोथेसिस बताएगा आपका रिलेशन किसके बीच में, इट शोज द रिलेशन बिटवीन वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि एक डिपेंडेंट और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन बताता है उसको बोला जाएगा सिंपल हाइपोथेसिस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक इन्होंने रिलेशनशिप बताया वेजिटेबल के बीच में और वेट लॉस के बीच में। देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल वेजिटेबल है और एक वेरिएबल वेट लॉस है, तो यहाँ पे दो ही वेरिएबल है। वेजिटेबल क्या है? वेजिटेबल आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? आपका वेट है, यानी कि जितनी आप वेजिटेबल खाते हैं उतना आपका वेट लॉस होगा। तो ये एक हाइपोथेसिस है। तो यहाँ पे क्या है? ईटिंग मोर वेजिटेबल इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल व्हाइल लूजिंग वेट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। सो दो वेरिएबल के बीच में जो एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन को बताएगा वो होगा आपका यहाँ पे सिंपल हाइपोथेसिस, ठीक है। फिर आपका आता है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस बताएगा इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो बढ़ गए हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल भी बढ़ गए हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी यहाँ पे बढ़ गए हैं। देखिए इसी में ही एक और एग्जांपल लिया, ईटिंग मोर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। देखिए दो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, एक वेजिटेबल है एक यहाँ पे फ्रूट्स है। क्या करेगा? लीड्स टू वेट लॉस, ग्लोइंग स्किन, reduce the risk of many diseases such as heart disease, high blood pressure and some cancer। तो ये देखिए इसके जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं ये कितने हो गए हैं? ये 5 से 7 यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए और 2 यहाँ पे हो गए हैं आपके डिपेंडेंट वेरिएबल और 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए हैं और 5 से 7 आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दिस इज द कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे ये क्लियर हो गया है आपको। सिंपल हाइपोथेसिस क्या है? जो दो के बीच में रिलेशन को बताएगा। और कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस क्या है? जो दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में आपके रिलेशन को यहाँ पे बताता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज नल हाइपोथेसिस। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स यहाँ पे, क्योंकि इसमें से अक्सर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं कि नल हाइपोथेसिस क्या होता है एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। अ नल हाइपोथेसिस इज अ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस इन विच देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन सेट ऑफ वेरिएबल। देखिए नन का मतलब क्या है? नन का मतलब है कि नो डिफरेंस। नन का मतलब ही है नो डिफरेंस। जो दो वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं, देखिए हमने बात किया था जो कॉम्प्लेन एंड ग्रोथ की, तो ये दो वेरिएबल हैं। तो ये यहाँ पे नन हाइपोथेसिस क्या कहेगा? इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, यानी कॉम्प्लेन पीने से ग्रोथ पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को समझते हुए हम इसको समझेंगे। इट इज द ओरिजिनल और डिफॉल्ट स्टेटमेंट विद नो इफेक्ट। देखिए इसका कीवर्ड ही है नो इफेक्ट, नो डिफरेंस। और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा? इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा H0 से। H0 का मतलब है नल हाइपोथेसिस। तो जिसको टेस्ट किया जाएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेयर, जिसको टेस्ट किया जाएगा उसको नल हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाएगा। हम कभी भी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को नहीं टेस्ट करते हैं, हम हमेशा टेस्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को। तो इट डिनोट्स द सर्टेन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। ये पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू बताएगा जो इसमें होता है, ये पॉपुलेशन का मीन, स्टैंडर्डाइजेशन, प्रोपोर्शन वगैरह वगैरह। तो ये जो भी होगा ये पॉपुलेशन के पैरामीटर्स को बताएगा। A null hypothesis can be rejected, but it cannot be accepted just on the basis of single test। देखिए एक सिंगल टेस्ट के बेस पे इसको रिजेक्ट तो किया जा सकता है, लेकिन इसको एक सिंगल टेस्ट के बेस पे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मार्क हेयर कि यहाँ पे इसको रिजेक्ट करना इजी है लेकिन एक्सेप्ट करना इजी नहीं है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर कि नल हाइपोथेसिस क्या है, यहाँ पे डिनोट कैसे किया जाएगा, टेस्ट किसको किया जाता है। टेस्ट हमेशा किया जाता है यहाँ पे नल हाइपोथेसिस। फिर आता है आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है? इसका अपोजिट है। इसको कैसे डिनोट किया जाएगा? या तो इसको H1 से डिनोट किया जाएगा या फिर HA से इसको डिनोट किया जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा। अ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस यूज्ड इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग व्हिच स्टेट्स
that there is a significant difference between set of variable। देखिए यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, there is significant difference किसके बीच में, set of variables के बीच में। तो दो वेरिएबल हैं यहाँ पे, वही वेरिएबल मैं फिर से ले रही हूँ, कॉम्प्लेन एंड ग्रोथ, ये दो वेरिएबल हैं। तो ये क्या बता रहा है कि कॉम्प्लेन और ग्रोथ के बीच में रिलेशन है। यहाँ पे जो बच्चे कॉम्प्लेन पी रहे हैं उनके ग्रोथ में डिफरेंस आएगा उन बच्चों के कंपैरिजन में जो कॉम्प्लेन नहीं पी रहे। ये कौन बोल रहा है, आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा, इट इज ऑफन रेफर्ड टू एज हाइपोथेसिस अदर देन द नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस के अलावा और कोई भी हाइपोथेसिस होगा वो होगा आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। डिनोट कैसे किया जाएगा, मैंने पहले ही मेंशन कर दिया, H1 से या HA से इसको डिनोट किया जाएगा। इट इज व्हाट द रिसर्चर सीक्स टू प्रूव इन एन इनडायरेक्ट वे बाय यूजिंग द टेस्ट। देखिए यहाँ पे क्या है, नल हाइपोथेसिस को यहाँ पे हम रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम यहाँ पे प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम अपनी रिसर्च में ये डिफरेंस प्रूव करना चाह रहे हैं, ठीक है। इट रेफर्स टू सर्टेन वैल्यू ऑफ सैंपल स्टैटिस्टिक। देखिए यहाँ पे नल हाइपोथेसिस किसकी वैल्यू को बता रहा है, पॉपुलेशन की वैल्यू को बता रहा है, और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस किसकी वैल्यू को बताएगा, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बताएगा आपकी सैंपल की वैल्यू को। यहाँ पे जैसे ये सैंपल का मीन, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल का प्रपोर्शन। तो एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करना, द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस डिपेंड्स ऑन द रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस। मतलब ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी कि अगर एक सेलेक्ट होगा तो दूसरा रिजेक्ट हो जाएगा, दूसरा रिजेक्ट होगा तो पहला यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। नल हाइपोथेसिस क्या है, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है। नल हाइपोथेसिस बताता है कि कोई डिफरेंस नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस, यहाँ पे नो इफेक्ट को बताता है। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस उसका उल्टा बोलता है कि नहीं नहीं डिफरेंस तो है भैया, कॉम्प्लेन पीने वाले बच्चों की ग्रोथ ज्यादा होगी या कम होगी, कुछ तो डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। फिर नल हाइपोथेसिस को हमेशा टेस्ट किया जाएगा और रिसर्चर इसको हमेशा रिजेक्ट करने की कोशिश करता है, वाइल ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को हमेशा प्रूव करने की कोशिश करता है, ठीक है। ये पॉपुलेशन की स्टैटिस्टिक्स को डिनोट करता है नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस आपकी सैंपल की स्टैटिस्टिक्स को डिनोट करता है। दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एक एक्सेप्ट होगा तो दूसरा रिजेक्ट हो जाता है यहाँ पे। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ इन दोनों के डिफरेंस को हम समझते हैं। नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में क्या डिफरेंस है, तो ये क्या है, नल हाइपोथेसिस ये पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में स्टेटमेंट है, ठीक है। और जो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है ये कॉन्ट्राडिक्ट करती है नल हाइपोथेसिस को, ये बोलेगा नो तो ये बोलेगी यस। तो ये किसके बारे में स्टेटमेंट, ये पॉपुलेशन के बारे में, तो ये सैंपल के बारे में, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस में वी टेस्ट द लाइक्लीहुड ऑफ दिस स्टेटमेंट बीइंग ट्रू इन ऑर्डर टू डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट आर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। देखिए यहाँ पे जब भी टेस्ट किया जाएगा वो टेस्ट किया जाएगा नल हाइपोथेसिस को, उसके बेस पे हम एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को। यानी कि अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है टेस्टिंग में तो ऑटोमेटिकली ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस सेलेक्ट हो गया, अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया तो ऑटोमेटिकली ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। तो इसके साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नल हाइपोथेसिस के साइन हो सकते हैं इज इक्वल टू, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये साइन हो सकते हैं। और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस के साइन हो सकते हैं आपके नॉट इक्वल टू, लेस देन या ग्रेटर देन। तो कभी भी यहाँ पे इज इक्वल टू साइन नहीं आएगा, ये जो साइन है ये इसमें कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है यहाँ पे नल हाइपोथेसिस की, तीन पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हो सकती है। देखिए ये आपका डिनोट कर रहा है H0 आपका नल हाइपोथेसिस को डिनोट कर रहा है। ये क्या है आपका पॉपुलेशन का मीन, पॉपुलेशन का मीन यहाँ पे ये बता रहा है इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे ये बता रहा है आपके ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस के मीन से, ठीक है, जो आपके सैंपल के मीन से।
तो यहाँ पे अगर ये नल हाइपोथेसिस है तो इसका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बनेगा? आपके पास एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ये आपको बनाना आना चाहिए। इसका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बन जाएगा इट्स लेस देन, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू बता रहा है, यहाँ पे ये लेस देन बताएगा, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या बनेगी? दूसरी पॉसिबिलिटी बनेगी अगर आपका नल हाइपोथेसिस है पॉपुलेशन का मीन इज लेस देन इक्वल टू आपका ऑल्टरनेट, जो ऑल्टरनेट सैंपल मीन है उससे कम या बराबर है, तो आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बनेगा? इसका क्या बनेगा? ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस इज ग्रेटर देन, आपका पॉपुलेशन मीन इज ग्रेटर देन सैंपल मीन। ओके, थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है? थर्ड पॉसिबिलिटी में हम तीसरा साइन यहाँ पे यूज करें, इक्वल टू। यहाँ पे क्या बता रहा है? ये आपका नल हाइपोथेसिस बता रहा है पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू ऑल्टरनेट, जो सैंपल का मीन है आपका। और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बताएगा कि ये जो पॉपुलेशन का मीन है इज नॉट इक्वल टू आपके सैंपल मीन को। सो ये जो 3 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे इसकी बनती है नल हाइपोथेसिस को हम किस तरह से लिख सकते हैं, इन 3 साइन को यहाँ पे कैसे डिनोट कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करने की, इज इक्वल टू का साइन हमेशा आएगा नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस में आएगा हमेशा इज इक्वल का साइन, और इसमें आएगा इज नॉट इक्वल का साइन। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। आई गेस आपको नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस का मीनिंग और डिफरेंस यहाँ पे क्लियर हो गया। Now comes the level of significance। level of significance क्या है? तो पहले मैं मोटा मोटी बता देती हूँ। level of significance है आपका गलती करने के चांस। आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपके गलती के चांस कौन डिनोट करेगा? इज योर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये क्या बताता है? ये बताता है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ rejecting the null hypothesis, maximum probability of rejecting the null hypothesis कब? when it is true, देखिए हम यहाँ पे टेस्ट किसको कर रहे हैं? हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस को। तो नल हाइपोथेसिस अगर ट्रू है तो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे गलती से उसको रिजेक्ट कर देते हैं, तो वो गलती होने के कितने चांसेस हैं ये आपका बताता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये आप अपने डाटा को सेलेक्ट करने से पहले ही यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेट कर लेते हैं। तो चलिए एक बार पढ़ते हैं जो लिखा है यहाँ पे। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज डिफाइंड एज द फिक्स्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ wrong elimination of null hypothesis when in fact it's ट्रू। यानी कि नल हाइपोथेसिस यहाँ पे आपका ट्रू है, फिर भी आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। तो यानी कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पे आप उसको गलती से कर रहे हैं, तो वो गलती होने के चांस कितने हैं यहाँ पे ये आपका बताएगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज स्टेटेड टू बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर। इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा अल्फा एरर या फिर टाइप 1 एरर। तो टाइप 1 एरर होने के, ये मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगी टाइप 1 एरर क्या है। टाइप 1 एरर होने के आपके क्या चांसेस हैं? सो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज द मेजरमेंट ऑफ स्टैटिकल सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से डिसाइड होगा कि आपकी जो रिसर्च है वो कितनी सिग्निफिकेंट है। देखिए यहाँ पे इसको डिनोट कैसे किया जाएगा? ग्रीक सिंबल है अल्फा से डिनोट किया जाएगा, सिग्निफिकेंस लेवल है P से डिनोट किया जाता है टाइप 1 एरर, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर इज इक्वल टू अल्फा। ये है आपके गलती होने का चांस। नॉर्मली हम लोग अपनी स्टडी करते हैं 5% या 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। ठीक है, सो ये क्या बताता है? अगर आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 10% है, देखिए 10%, 5% और 1% का एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है, तो यहाँ पे 90% आपका कॉन्फिडेंस लेवल है। तो कॉन्फिडेंस लेवल क्या है आपका? कॉन्फिडेंस लेवल है आपका 100 माइनस अल्फा, ये है आपका कॉन्फिडेंस लेवल। तो यहाँ पे अगर आपका 10% अल्फा है,
10% आपका सिग्निफिकेंस लेवल है तो 90% आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा। अगर 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल यानी कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है तो 95% कॉन्फिडेंस लेवल होगा। और अगर आपका 1% 0.01% आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है तो आपके रिसर्च का कॉन्फिडेंस लेवल 95% होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लेते हैं सपोज इफ यू टेक 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देन देयर आर अबाउट 5 चांसेस आउट ऑफ 100 दैट वी वुड रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट शुड बी एक्सेप्टेड। यानी कि 100 में से 5 चांसेस ऐसे हैं, अगर हमने 5% पे इसको फिक्स किया है तो 100 में से 5 चांसेस ऐसे हैं कि हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने की बजाय रिजेक्ट कर देते हैं, वो ट्रू है तब भी। सो अगर ये 1% है यानी कि अगर ये 1% है तो 99% हमारे रिसर्च के नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने के चांसेस और 1% चांसेस है रिजेक्ट करने का। सो जब ये 5% लेवल होता है तो जब इसको क्या बोला जाएगा, द टेस्ट इज सेड टू बी सिग्निफिकेंट। टेस्ट को क्या बोला जाएगा, सिग्निफिकेंट है टेस्ट इज सिग्निफिकेंट। और अगर ये 1% आपका LOS है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, तो योर टेस्ट इज हाईली सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या है कि आपके गलती होने के चांसेस यहाँ पे बहुत कम है, ओनली 1% गलती होने के चांस है, यहाँ पे आपके 5% गलती होने के चांस है, यहाँ पे आपके 10% गलती होने के चांस है। तो दिस इज वेरी हाईली सिग्निफिकेंट टेस्ट, दिस इज कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट टेस्ट। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर कि यहाँ पे आपके चांसेस है 99% एक्यूरेसी के, यहाँ पे आपके चांसेस है 95% एक्यूरेसी की। कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, ये आपका है आपका लेवल ऑफ एक्यूरेसी। लेवल ऑफ एक्यूरेसी कौन बताएगा, ये आपका बताएगा कॉन्फिडेंस लेवल। तो आई होप दिस इज क्लियर। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है आपके गलती होने के चांसेस, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। यानी कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने की, उसके सही होते हुए भी उसको रिजेक्ट कर दिया आपने, तो उसके कितने % यहाँ पे चांसेस हैं, उसके चांसेस हैं यहाँ पे आपके लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के हिसाब से। तो क्लियर है। इसको डिनोट कैसे करते हैं, अल्फा साइन से डिनोट करते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, 1 - अल्फा। यहाँ पे फिर से मैं नोट कर देती हूँ, कॉन्फिडेंस लेवल, लेवल ऑफ एक्यूरेसी भी इसको बोला जाता है, इसको बोला जाएगा 1 - अल्फा। अगर 5% आपका सिग्निफिकेंस लेवल तो कॉन्फिडेंस आपका 95% है। 1% आपका सिग्निफिकेंस लेवल है तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका 99%, यानी कि लेवल ऑफ एक्यूरेसी आपका यहाँ पे है 99%। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, पी वैल्यू क्या होती है। पी वैल्यू को बोला जाता है प्रोबेबिलिटी वैल्यू। पी वैल्यू क्या है, पी वैल्यू को डिनोट किया जाता है आपकी यहाँ पे टेबल वैल्यू भी इसको बोला जाता है। ठीक है, पी वैल्यू को डिनोट किया जाएगा टेबल वैल्यू से भी। तो पी वैल्यू क्या होती है, मोटा मोटी पी वैल्यू बताएगी आपको कि टू मेजर द लेवल ऑफ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द रिजल्ट द इन्वेस्टिगेटर फर्स्ट नीड टू कैलकुलेट द पी वैल्यू। देखिए जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है इसके हिसाब से आप पी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। पी वैल्यू आपकी टेबल वैल्यू है, तो ये आपको दी हुई मिलती है पहले से ही। इन सिंपल वर्ड, इट इज यूज्ड टू रिजेक्ट और सपोर्ट द नल हाइपोथेसिस ड्यूरिंग द हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इस वैल्यू के बेस पर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करते हैं, इसका क्राइटेरिया है। ठीक है, तो जो आपकी टेबल वैल्यू है अगर ये लेस देन इक्वल टू है आपके सिग्निफिकेंस लेवल को तो आप रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस को और एक्सेप्ट कर लेंगे आपके ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को। यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगर पी वैल्यू आपकी लेस देन इक्वल टू है आपकी सिग्निफिकेंस वैल्यू से, यानी कि आपका जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो यहाँ पे बड़ा है और पी वैल्यू आपकी छोटी है, तो आप यहाँ पे रिजेक्ट कर देते हैं नल हाइपोथेसिस को और एक्सेप्ट कर लेते हैं ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को। और अगर आपकी पी वैल्यू बड़ी है आपके सिग्निफिकेंस लेवल तो आप रिजेक्ट कर देते हो आपके ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को और एक्सेप्ट कर लेते हो यहाँ पे नल हाइपोथेसिस को। तो ये तो आपको रटना ही पड़ेगा, इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपको पी वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको रटना ही पड़ेगा। तो पी वैल्यू क्या है हमारी, पी वैल्यू है, पी वैल्यू के बेस पे P value is the probability of getting the value of test statistic as high as one computed। तो हम यहाँ पे computed value के comparison में देखते हैं
पी वैल्यू की कंपैरिजन करते हैं। पी वैल्यू ये बताती है कि जो भी रिलेशनशिप हमें एग्जिस्ट करता दिखाई दे रहा है वो एक रैंडम चांस की वजह से है, और आपके पास जो एविडेंस आ रहा है कि आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दीजिए, ये कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है यहाँ पे। तो उस केस में क्या है, अगर आपकी पी वैल्यू लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से ज्यादा होगी तब आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर पी वैल्यू लेस देन इक्वल टू आपकी सिग्निफिकेंस लेवल है तो इसका मतलब है कि आप अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करके ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो मोटा मोटी की पी वैल्यू क्या करती है, पी वैल्यू सपोर्ट और फेवर द नल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ आपकी पी वैल्यू सपोर्ट और फेवर द नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस, तो पी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी, पी वैल्यू आपकी दी है टेबल वैल्यू के अकॉर्डिंग है, उसका कंप्यूटेशन कंप्यूटेड वैल्यू से आप कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, और अगर कंपैरिजन करके अगर ये सिग्निफिकेंस लेवल से कम है तो आप अपने ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं और रिजेक्ट कर देते हैं इसको। अगर पी वैल्यू ज़्यादा है आपकी सिग्निफिकेंस लेवल से तो यहाँ पे आप एक्सेप्ट कर लेते हैं आपके नल हाइपोथेसिस को, जो बताता है कि कोई डिफरेंस ही नहीं है दो वेरिएबल्स के बीच में। तो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। मूविंग टू द नेक्स्ट, जहाँ तक क्लियर हो गया है अब हम जाएंगे टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर के लिए। सो दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार एग्जाम में देखने को मिल जाता है, मल्टीपल क्वेश्चंस इस पे से पूछे जाते हैं और एक ही कॉन्सेप्ट है, इसी को ही बार बार घुमा के पूछा जाता है। सो एक बार ध्यान से समझ लेंगे। देखिए, अगर आपका दो हाइपोथेसिस है, एक आपका नल हाइपोथेसिस है और एक आपका है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस आपका H0 है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपका H1 है। तो अगर आप नल हाइपोथेसिस अगर ट्रू है तो आपको क्या करना चाहिए, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए ना। और यहाँ पे आप क्या करते हैं, आपका नल हाइपोथेसिस ट्रू है और आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो ये बन जाता है आपका टाइप 1 एरर। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। ये बन जाएगा यहाँ पे आपका टाइप 1 एरर। ठीक है, टाइप 1 एरर को सिंबल कैसे किया जाएगा, टाइप 1 एरर को अल्फा से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसको एक और नाम क्या है, इसका एक और नाम है फॉल्स पॉजिटिव। टाइप 1 एरर को क्या बोला जाएगा, कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा फॉल्स पॉजिटिव क्या होता है। फॉल्स पॉजिटिव है आपका टाइप 1 एरर, जहां पे आपने ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, आपको वहां पे उसको एक्सेप्ट करना चाहिए था लेकिन आपने उसको रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, दूसरा है आपका टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर क्या बोलता है, टाइप 2 एरर बोलता है कि यहाँ पे आपका नल हाइपोथेसिस ही है जिसको आप टेस्ट कर रहे हैं। सो नल हाइपोथेसिस अगर आपका नल हाइपोथेसिस अगर फॉल्स है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको उसको रिजेक्ट करना चाहिए, लेकिन आप उसको रिजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपने उसको कर लिया एक्सेप्ट, तो ये बन जाएगी आपकी टाइप 2 एरर। ये टेबल को आप माइंड में रखेंगे, यहाँ पे नल हाइपोथेसिस ट्रू है लेकिन आपने उसको रिजेक्ट कर दिया है, तो ये बन गई आपकी टाइप 2 एरर। ठीक है, और यहाँ पे आपने नल हाइपोथेसिस फॉल्स है लेकिन आप उसको रिजेक्ट करने में फेल हो गए हैं, ये बन गई आपकी टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर का एक और नाम है, इसका नाम है फॉल्स नेगेटिव। टाइप 2 एरर का एक और नाम क्या है, फॉल्स नेगेटिव। तो टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर, आई होप दिस इज क्लियर कि टाइप 1 एरर क्या है, जब आप ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं तो ये आपका टाइप 1 एरर बन जाता है। और जब आप फॉल्स नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे ये हाइपोथेसिस फॉल्स है, आपको रिजेक्ट करना चाहिए, नहीं कर पा रहे, ये बन जाएगा आपका टाइप 2 एरर। इतने छोटे से कॉन्सेप्ट में से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज होकर इसको गलत कराते हैं, सो इसको प्लीज ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट कम्स वन टेल्ड एंड टू टेल्ड। ये बता रहा है कि एक पूंछ वाला टेस्ट कौन सा है और दो पूंछ वाला टेस्ट कौन सा है। तो एक बार पढ़ते हैं। A one-tailed test, as the name suggests, is the statistical hypothesis test
इन विच ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हैज अ सिंगल एंड। देखिए ये है आपका बेल शेप का कर्व, ठीक है, ये बेल शेप का कर्व है। इसमें से क्या होता है कि अगर आपका वन टेल टेस्ट है तो आइदर इस साइड या फिर इस साइड, ये आपका एक्सेप्टेंस रीजन है और ये है आपका रिजेक्शन रीजन, ठीक है। तो वन टेल टेस्ट में क्या होगा, एक साइड पे आपका ये रिजेक्शन रीजन होगा, रिजेक्शन रीजन होगा। रिजेक्शन रीजन किसका है यहाँ पे, ये आप रिजेक्ट कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस को। ये क्या है, ये होगा आपका एक्सेप्टेंस रीजन, ठीक है। ये जो सारा बच जाता है ये आपका एक्सेप्टेंस रीजन बच जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये एक्सेप्टेंस, ये दोनों आपके रिजेक्शन रीजन है। तो ये वन टेल टेस्ट में है कि ये एक ही साइड पे है, ठीक है। इन वन टेल टेस्ट द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज रिप्रेजेंटेड डायरेक्शनली, यानी कि ये क्या बताता है, ये बताता है हमेशा ज्यादा को। देखिए पॉजिटिव में हम ग्राफ में कैसे लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं 0 1 2 3 4 5, यानी कि पॉजिटिव साइड को बताता है। तो यहाँ पे हम लेफ्ट साइड में क्या लिखते हैं, 0 -1 -2 -3, ये क्या बताएगा, ये हमेशा बताएगा कम को। तो जो वन टेल टेस्ट होता है ये आपकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर देता है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वन टेल टेस्ट आपकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर देता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नोट कर देती हूँ इसको, इट स्पेसिफाइज द डायरेक्शन। वन टेल टेस्ट आपकी डायरेक्शन को बता देता है। टू टेल टेस्ट क्या होता है, टू टेल टेस्ट क्या है, जैसे कि नाम बता रहा है कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दोनों साइड होगा इसके, इस साइड भी और लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, यानी कि यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा, ठीक है। आगे एक ग्राफ मैंने लिया है उसके थ्रू मैं आपको समझाने वाली हूँ। चलिए तो यहाँ पे क्या है, दिस इज नॉन डायरेक्शनल, ये बताता नहीं कम है कि ज्यादा है, क्योंकि वो कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। तो इस ग्राफ से आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए ये है आपका टू टेल टेस्ट। टू टेल टेस्ट यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे आपने नल हाइपोथेसिस ले लिया, ये आपका पॉपुलेशन का मीन है, ये आपका सैंपल का मीन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि ये दोनों इक्वल हैं। और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बता रहा है कि ये इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो क्या मतलब है, इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इट कैन बी ग्रेटर देन, इट कैन बी लेसर देन, ये दोनों ही हो सकता है। यानी कि यहाँ पे भी आपका रिजेक्शन रीजन एग्जिस्ट करता है और यहाँ पे भी आपका रिजेक्शन रीजन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे, क्रिटिकल रीजन और रिजेक्शन रीजन। फिलहाल मैं वन टेल और टू टेल टेस्ट को आपको क्लियर करना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है, इसकी दो साइड टेल है, यानी कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वैल्यू इस एरिया में भी एग्जिस्ट करेगी और इस एरिया में भी। और ये जो एरिया है आपका, ये है आपका एक्सेप्टेंस रीजन, क्लियर। लेफ्ट टेल टेस्ट क्या बताएगा, लेफ्ट टेल यानी कि यहाँ पे रिजेक्शन रीजन जो है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की वैल्यू आपकी लेफ्ट एरिया में आएगी। तो यहाँ पे नल हाइपोथेसिस क्या होगा, नल हाइपोथेसिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से। तो यहाँ पे इसके पास एक ही ऑप्शन बचा है, ये है आपका लेस देन। लेस देन की जब हम बात करेंगे तो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू लेस देन, लेफ्ट इज लेस, राइट इज मोर, ठीक है, राइट इज मोर। ये कीवर्ड्स हैं कुछ, आप नोट कर लीजिए इसको। जब भी बात करेंगे राइट टेल का मतलब है मोर और लेफ्ट का मतलब है लेस। तो इसमें नल हाइपोथेसिस के कैसे साइन होंगे और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस के कैसे साइन होंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें इसने यूज किया ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इसमें एक सिंपल साइन इसमें सिंगल लेस देन का बचा है। यहाँ पे इसने यूज किया लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ पे बचा एक साइन ग्रेटर का। तो ये साइन ऐसे इस डायरेक्शन में ऐसे अपोजिट राइट टेल और लेफ्ट के लिए यूज होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट कर लीजिए। आप चाहेंगे तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ टू टेल टेस्ट में कैसे साइन यूज होते हैं। आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसमें इज इक्वल टू और इज इक्वल टू नॉट, ये आपका नल हाइपोथेसिस है और ये आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है। और लेफ्ट टेल में कैसे साइन यूज होंगे, आपके लेफ्ट टेल में साइन यूज होंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें यूज होंगे लेस देन। और राइट टेल में कैसे साइन यूज होंगे, आपके राइट टेल में साइन यूज होंगे आपके लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन के साइन। तो ये साइन यहाँ पे आपको पता होने चाहिए, इसके ऑल्टरनेट और नल हाइपोथेसिस में कैसे कैसे साइन यहाँ पे यूज हो रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ मैं आपको बताने वाली हूँ अभी कि आपका क्रिटिकल रीजन एक्सेप्टेंस रीजन क्या होता है।
देखिए ये आपका बेल शेप का कर्व आपको गिवन है, ठीक है, ये आपका बेल शेप का कर्व है। यहाँ पे ये जो एरिया डिनोट कर रहा है, ये जो एरिया, ये आपके सिग्निफिकेंस लेवल पे, ऑन द बेसिस ऑफ योर सिग्निफिकेंस लेवल ये एरिया यहाँ पे होता है। तो इस एरिया के अंदर वाला एरिया जो है ये होता है आपका एक्सेप्टेंस रीजन, ठीक है, एक्सेप्टेंस रीजन। यानी कि देखिए अगर ये यहाँ पे 5% सिग्निफिकेंस लेवल की मैं बात कर रही हूँ, तो ये जो अंदर का एरिया ये 0.95 है, ये आपका है एक्सेप्टेंस रीजन। और रिजेक्शन रीजन क्या बचेगा यहाँ पे, अगर मैं 5% सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% ले रही हूँ, तो यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का आधा इस साइड और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का आधा इस साइड, ये बच जाएगा आपका क्रिटिकल रीजन और रिजेक्शन रीजन। तो जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है और ये जहां लाई करता है, ठीक है, नल हाइपोथेसिस की वैल्यू यहाँ लाई करेगी, अगर ये रिजेक्ट होगा तो कहीं ना कहीं इन दोनों एरिया में, इधर यहाँ पे और यहाँ पे लाई करेगी, तो ये जहां लाई करेगा उस रीजन को बोलते हैं क्रिटिकल रीजन। ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की हेल्प से कंप्यूट करते हैं। आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यहाँ पे 5% हो सकता है, यहाँ पे 1% हो सकता है, ठीक है। जैसे जैसे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बढ़ता है ये वैल्यू कम होती जाती है आपकी, ये जो वैल्यू आपको दिख रही है यहाँ पे पॉइंट्स में ये वैल्यू आती है, और जैसे जैसे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कम होता है ये वैल्यू बढ़ती जाती है। जैसे कि जेड स्कोर के लिए यहाँ पे जो वैल्यू आपको गिवन है 1% सिग्निफिकेंस लेवल के लिए, टू टेल टेस्ट के लिए ये वैल्यू गिवन है। तो ये वैल्यू अगर आपको जी स्कोर की मैं बात करूं, जी स्कोर की 1% के लिए वैल्यू है यहाँ पे 2.58 और प्लस माइनस 2.58 है ये, और 5% के लिए जी स्कोर की वैल्यू है यहाँ पे 1 प्लस माइनस 1.96। तो देखिए जैसे जैसे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बढ़ा है ये वैल्यू कम हो गई है, जैसे जैसे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कम हुआ है यहाँ पे ये वैल्यू बढ़ गई है, ठीक है। तो इस वैल्यू के आइदर प्लस में और माइनस में अगर 0.258 से अगर ये वैल्यू प्लस में आ रही है या फिर -2.58 से ये वैल्यू कम आ रही है, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पे रिजेक्शन रीजन, और इस रीजन के बीच में जो एरिया है ये बन जाएगा आपका एक्सेप्टेंस रीजन। तो आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे अभी ये क्लियर हो गया है आपको कि एक्सेप्टेंस रीजन क्या है और रिजेक्शन रीजन क्या है। एक्सेप्टेंस रीजन आपका 1 माइनस अल्फा से डिनोट होता है और रिजेक्शन रीजन आपका अल्फा से डिनोट होता है। तो एक्सेप्टेंस रीजन आपका डिनोट होगा यहाँ पे, एक्सेप्टेंस रीजन मैं मेंशन कर डिनोट होगा 1 माइनस अल्फा से, और रिजेक्शन रीजन आपका दिया होगा अल्फा के बेसिस पे। तो अगर ये 1 टेल्ड है तो एक ही साइड आ जाएगा आपका, राइट या लेफ्ट साइड में ये वैल्यू आ जाएगी। अगर ये 2 टेल्ड है ये प्लस माइनस में वैल्यू आ जाएगी, दोनों साइड इसकी अल्फा बाय 2 करके, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। अभी हमने समझ लिया सब कुछ, क्या होता है हाइपोथेसिस, क्या होता है नल हाइपोथेसिस, क्या है ऑल्टरनेट, क्या है सिंपल, क्या है कॉम्प्लेक्स, क्या है पी वैल्यू, क्या होती है क्रिटिकल रीजन, एक्सेप्टेंस रीजन। अब हम आते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे, जो हमारा आज का टॉपिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के स्टेप्स अक्सर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है often after formulating the research statement the validity of those statements need to be verified। देखिए आपने सबसे पहले रिसर्च स्टेटमेंट्स यहाँ पे फॉर्मुलेट कर ली है, आपने रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। तो अब आप उन स्टेटमेंट को टेस्ट करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं आप, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज अ statistical approach to the researcher about the theoretical assumption he or she made। यानी कि देखिए क्या हुआ, आपके पास कोई प्रॉब्लम आई, आपके पास जब प्रॉब्लम आई तो आपने उस प्रॉब्लम को यहाँ पे उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए कुछ अजम्पशंस बनाई, ठीक है। आपने उन अजम्पशंस को बनाया, वो अजम्पशंस क्या है आपकी, वो है हाइपोथेसिस। नाउ आप उन अजम्पशंस को यहाँ पे टेस्ट करेंगे वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स, और इस प्रोसीजर को क्या बोला जाएगा, इस प्रोसीजर को बोला जाएगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग। यानी कि ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को बोला जाएगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो ये आप कैसे टेस्ट करते हैं, यू टेस्ट इट विद सम स्टैटिस्टिकल एविडेंस।
स्टैटिस्टिकल एविडेंसेस, स्टैटिस्टिकल मेथड्स के थ्रू आप उनको टेस्ट करते हैं, ठीक है। सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज एन एक्ट इन स्टैटिस्टिक्स whereby an analyst tests an assumption regarding a population parameter। देखिए आपने यहाँ पे कुछ सैंपल लिया और उस सैंपल के बेस पे, यहाँ पे ये जो सैंपल आपने लिया है उस सैंपल के बेस पे आपने पॉपुलेशन के लिए कुछ अजम्पशंस बना लिए हैं, यानी कि हाइपोथेसिस बना लिया है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप उन हाइपोथेसिस को उस पॉपुलेशन के पैरामीटर्स के लिए वो कितना सही है या नहीं है ये आप यहाँ पे टेस्ट करते हैं। तो द मेथडोलॉजी एम्प्लॉयड बाय द एनालिस्ट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ डेटा यूज एंड द रीजन फॉर द एनालिसिस। वो यहाँ पे कौन सा तरीके से कौन सा स्टैटिस्टिकल टूल यूज करेगा वो डिपेंड करेगा आपका डाटा का नेचर कैसा है और आपका एनालिसिस का रीजन कैसा है, यानी कि आपकी स्टडी डिस्क्रिप्टिव है या फिर एक्सप्लोरेटरी है या फिर आपकी स्टडी क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है। ये जैसा भी आपकी स्टडी में से क्या आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, किस टाइप का डाटा यूज करें, उसके बेस पे आप यूज करेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग को। So hypothesis testing is used to assess the plausibility of hypothesis by using sample data। देखिए ये वर्ड आपको अक्सर मिलेगा देखने के लिए एग्जाम में कि प्लॉजिबिलिटी क्या होती है। प्लॉजिबिलिटी मतलब क्या है कि ट्रूथफुलनेस। आपने यहाँ पे जो हाइपोथेसिस क्रिएट किया है आप चेक करेंगे कि वो कितना सही है या नहीं है। यहाँ पे अगर वो हाइपोथेसिस यहाँ पे सही है या फिर आप बोलेंगे कि वो हाइपोथेसिस यहाँ पे रीजनेबल है तो आप उसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं और आपके नल हाइपोथेसिस को यहाँ पे रिजेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो एक रिसर्चर का इंक्लाइनेशन होता है वो होता है कि वो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करे और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को प्रूव करे। तो रिसर्चर ट्राइज टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस एंड प्रूव ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिकल एनालिस्ट टेस्ट अ हाइपोथेसिस बाय मेजरिंग एंड एग्जामिनिंग अ रैंडम सैंपल ऑफ पॉपुलेशन बीइंग एनालाइज्ड। वो कैसे करता है, वो उसके पॉपुलेशन में से एक सैंपल को ड्रॉ करता है और उसको मेजर और एग्जामिन करता है, ठीक है। तो उसमें वो स्टैटिस्टिकल टूल को यहाँ पे लगाता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कोट किया है कि जो ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग है इसको हम रियल लाइफ में कैसे यूज करते हैं। तो चलिए एक बार समझ लेते हैं कि क्लिनिकल ट्रायल्स है, ये क्लिनिकल ट्रायल में हम यूज कर सकते हैं इसको, मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं बायोलॉजी में, हम यूज कर सकते हैं कोई भी प्रोजेक्ट है जैसे कि एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स का हमें अगर हाइपोथेटिकली कोई रिलेशन टेस्ट करना है तो उसके लिए मतलब नंबर ऑफ एप्लीकेशन है जहाँ पे हम लोग रियल लाइफ में हाइपोथेसिस टेस्टिंग को यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिनिकल ट्रायल का एक एग्जांपल लिया है तो उसको पढ़ते हैं एक बार। हाइपोथेसिस टेस्ट आर ऑफन यूज्ड इन क्लिनिकल ट्रायल्स टू डिटरमाइन वेदर सम न्यू ट्रीटमेंट, ड्रग या प्रोसीजर एटसेट्रा कोज इम्प्रूव्ड आउटकम इन पेशेंट। यानी कि यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि हम देखते हैं कि क्लिनिकल ट्रायल में कि अगर कोई दवाई, नई दवाई बनाई है या नया कोई ट्रीटमेंट बनाया गया है, खोजा गया है, कोई नया प्रोसीजर ढूंढा गया है, वो पेशेंट में कितना सुधार करता है, ठीक है। यहाँ पे फिर एक डॉक्टर, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल या सपोज अ डॉक्टर बिलीव्स दैट अ न्यू ड्रग इज एबल टू रिड्यूस द ब्लड प्रेशर इन ओबीज पेशेंट। यहाँ पे एक डॉक्टर एक हाइपोथेसिस क्रिएट कर रहा है कि एक नई दवाई है वो जो मोटे पेशेंट्स है, ओबीज पेशेंट है, उनमें बीपी को कंट्रोल करने के या रिड्यूस करने के काम आती है। तो उसने टेस्ट करने के लिए क्या किया, ही मे मेजर द ब्लड प्रेशर ऑफ 40 पेशेंट बिफोर एंड आफ्टर यूजिंग द न्यू ड्रग for 1 month, then he perform a hypothesis test using the following hypothesis। देखिए यहाँ पे जो एक चीज समझनी जरूरी है आपको, एकदम बेसिक से मैं आपको समझाऊंगी। पॉपुलेशन क्या है, यहाँ पे आपकी पॉपुलेशन है आपकी all obese who have BP issue,
है, जिनको बीपी का इशू है, सारे मोटे लोग जिनको बीपी का इशू है वो आपकी पॉपुलेशन है। तो अभी आप क्या करेंगे, आपको चेक करना है कि आपकी जो दवाई है वो पॉपुलेशन के, आपके जो ये जो बीपी के पेशेंट हैं इनके लिए कुछ रिलीफ, कुछ रिड्यूस करने का काम आती कि नहीं। तो ये जो ऑल ओबीज पेशेंट है इनके तो आपको डाटा कलेक्ट करना फिजिबल नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, एक सैंपल ले रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, 40 ओबीज पेशेंट ले रहे हैं हु हैव बीपी इशू। तो उनमें से आप क्या करेंगे, उन 40 पेशेंट को आप 1 महीने तक वो दवाई देंगे, 1 मंथ तक, और उसका बिफोर और आफ्टर इफेक्ट आप यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, पूरी पॉपुलेशन को नहीं लेके आप सैंपल ले रहे हैं। इस सैंपल का जो रिजल्ट आएगा वो आप फिर पूरी पॉपुलेशन पे जनरलाइज करने वाले हो। तो यहाँ पे आप अजम्पशन बनाओगे, ठीक है। आपका H0 ये आपका नल हाइपोथेसिस है। नल हाइपोथेसिस क्या बोल रहा है कि बिफोर और आफ्टर कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है उनकी पोजीशन। इट मीन्स द ब्लड प्रेशर इज द सेम बिफोर एंड आफ्टर यूजिंग द ड्रग। यानी कि यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, नल हाइपोथेसिस है तो ये तो नेगेटिव ही बात करेगा, नो डिफरेंस की ही बात करेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है भैया दवाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, ये तो गलत बात है। फिर हमने लगाया ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बोल रहा है कि यहाँ पे आफ्टर, बिफोर और आफ्टर में फर्क आ गया है। द मीन ब्लड प्रेशर इज लेस आफ्टर यूजिंग द ड्रग। यहाँ पे आपने क्या किया, ये जो 40 सैंपल आपने लिए हैं, आपने इनके ब्लड प्रेशर का मीन कैलकुलेट किया है। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे कोई भी स्टैटिस्टिक्स यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप मीन, स्टैंडर्डाइजेशन, प्रोपोर्शनेट भी स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप स्टैटिस्टिक किसके रिगार्डिंग यूज करें, सैंपल की स्टैटिस्टिक, पॉपुलेशन की स्टैटिस्टिक आप फिर उसके बेस पे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपने 2 हाइपोथेसिस ले लिए हैं कि वो जो नई दवाई है उसमें ब्लड प्रेशर पे बिफोर और आफ्टर लेने से पहले और लेने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दूसरे में आप बोल रहे हैं कि नहीं नहीं भैया, नई दवाई लेने के बाद तो डेफिनेटली फर्क पड़ रहा है, पहले की बजाय ब्लड प्रेशर कम ना हो गया अब तो पेशेंट का। तो यहाँ पे ये हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट और एक्सेप्ट पी वैल्यू के बेस पे करेंगे। तो अगर आपकी जो पी वैल्यू है इज लेस देन द सम सिग्निफिकेंट लेवल, सिग्निफिकेंट लेवल आप अपनी स्टडी के बिल्कुल शुरू में डिसाइड कर लेते हैं। तो सपोज आप यहाँ पे अपने 0.05 यहाँ पे आपने डिसाइड कर लिया, और आप जो भी टेस्ट यूज कर रहे हैं उसकी जो भी वैल्यू आएगी 0.05 पे, वो अगर पी वैल्यू से कम है तो आप, पी वैल्यू अगर उससे कम है तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे और कंक्लूड करेंगे कि नया ड्रग जो है इट लीड्स टू रिड्यूस ब्लड प्रेशर। पी वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये आपकी टेबल वैल्यू है। पी वैल्यू इज योर टेबल वैल्यू। तो अगर टेबल वैल्यू है आपकी, ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू से या कंप्यूटेड वैल्यू से आपकी कम आ रही है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे इसको नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है आपका, कि ब्लड प्रेशर दवाई लेने के बाद कम हुआ है, यानी कि इम्प्रूवमेंट हुआ है। इसी तरह से हम कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग में कि आपने कोई नया तरीका अडॉप्ट किया, उसके बाद जो आपका डिफेक्टिव प्रोडक्ट हैं उनकी संख्या में कमी आई है नया मैन्युफैक्चरिंग मेथड अडॉप्ट करने के बाद। उसका नल हाइपोथेसिस क्या हो सकता है कि कोई कमी नहीं आई है, सेम पहले पुराने तरीके से भी उतने ही डिफेक्टिव प्रोडक्ट हो रहे थे, नए तरीके से भी उतने डिफेक्टिव प्रोडक्ट हो रहे। तो आपके पास क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपका नल हाइपोथेसिस ये कह रहा है कि कोई डिफरेंस नहीं आया, तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कहेगा, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहेगा कि नहीं जी डिफरेंस आया है, या तो मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्ट में जो डिफेक्ट है वो कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है। तो अगर हम बेटरमेंट की बात करेंगे, पॉजिटिव वन टेल की बात करेंगे, तो हम बात करेंगे कि डिफेक्ट इम्प्रूव हुए हैं, यानी कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम यहाँ पे कम हुई है। इसी तरह से बायोलॉजी में आप कर सकते हैं, बायोलॉजी में कैसे आप बैक्टीरिया वगैरह से रिलेटेड स्टडी में, एडवर्टीजमेंट और सेल्स में कि अगर एडवर्टीजमेंट का खर्चा बढ़ाते हैं तो आपकी सेल ज़्यादा हो रही है, वहीं पे नल हाइपोथेसिस बोलेगा कि नहीं भाई कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप एडवर्टीजमेंट का खर्चा कितना भी कीजिए सेल आपकी सेम रह रही, नो डिफरेंस। तो बेसिकली आपको क्या समझना है कि नल हाइपोथेसिस क्या बोलता है और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बोलता है। नल हाइपोथेसिस हमेशा बात करेगा नो डिफरेंस की, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बात करेगा डिफरेंस की। ये डिफरेंस वन साइडेड भी हो सकता है और टू साइडेड भी हो सकता है, यानी कि वन टेल्ड भी हो सकता है और टू टेल्ड भी हो सकता है।
अगर ये वन टेल्ड है तो ये आपकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर देगा कि पॉजिटिव साइड है, मोर है, या नेगेटिव साइड है, मतलब लेस है, ठीक है। फिर आपको पी वैल्यू और आपकी सिग्निफिकेंस वैल्यू का कंपैरिजन पता होना चाहिए। अगर आपकी सिग्निफिकेंस वैल्यू ज्यादा है और पी वैल्यू कम है तो आप रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस को, और अगर पी वैल्यू ज्यादा है तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे नल हाइपोथेसिस को। हमेशा ध्यान रखना कि पी वैल्यू हमेशा सपोर्ट करेगी नल हाइपोथेसिस को, यानी कि अगर पी वैल्यू ज्यादा है तो नल हाइपोथेसिस वहां पे आपका एक्सेप्ट हो जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ मूविंग टू द प्रोसेस। अब आप इजीली याद रख पाएंगे प्रोसेस। तो स्टेप्स या प्रोसेस इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम सेटअप करेंगे नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस अभी तक तो आपको पूरी रामायण पता चल गई है। नल हाइपोथेसिस है आपका H0 जो बोलता है नो डिफरेंस। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है आपका H1 जो बोलता है सिग्निफिकेंट डिफरेंस। सिग्निफिकेंट डिफरेंस, सिग्निफिकेंट डिफरेंस ये आपका वन साइड भी हो सकता है, ये आपका टू साइड भी हो सकता है। वन साइड का मतलब है ये आपका डायरेक्शन को बता देगा कि आइदर ये प्लस में है या फिर माइनस में। टू साइड में ये बोथ साइड होगा, ये नॉन डायरेक्शनल होगा, यहाँ पे ये दोनों साइड ही जाएगा। आपको पता नहीं है कि ये कम है या फिर यहाँ पे ज्यादा की बात कर रहा है, ठीक है। फिर आप करेंगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेट करेंगे। देखिए ये हमेशा याद रखना है, जैसे ही आपने नल और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस सेट कर लिया इमीडिएटली आपका नेक्स्ट सेट कर देते हैं आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है? ये चांस ऑफ मिस्टेक, गलती होने के चांसेस यहाँ पे आपके कितने हैं, ये आपकी रिसर्च स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस को बताती है। जितना ये लेवल कम होता है उतनी ये रिसर्च आपकी ज्यादा सिग्निफिकेंट है, यानी कि उतनी ही कम गलती होने के चांसेस आपकी रिसर्च में है। डिसाइड विच टेस्ट टू यूज। देखिए बहुत सारे टेस्ट यूज होते हैं, अभी हम स्टैटिस्टिकल टेस्ट की बात कर रहे हैं। उन स्टैटिस्टिकल टेस्ट को हम यूज करके यहाँ पे उन स्टैटिस्टिकल टेस्ट को हम यूज करके यहाँ पे इनको अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। तो हम बेसिकली 4 तरह के स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज करते हैं। टी टेस्ट यूज करते हैं, जी टेस्ट यूज करते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट यूज करते हैं और एफ टेस्ट यूज करते हैं। तो चलिए समझते हैं किन किन सिचुएशन में हम ये टेस्ट को यूज करते हैं। इफ द पॉपुलेशन इज स्मॉल और स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट नोन। देखिए क्वेश्चन में अगर आपको दिया है आपकी पॉपुलेशन स्मॉल है, एन इज लेस देन इक्वल टू 30 है आपका, यानी कि आपके नंबर ऑफ पॉपुलेशन 30 या 30 से कम है, तो आप यूज करेंगे टी टेस्ट को। और अगर आपकी पॉपुलेशन बड़ी है और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है तो आप यूज करेंगे जी टेस्ट को। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि किन किन सिचुएशन में कौन कौन सा टेस्ट यूज करना है। फिर अगर हमें चेक करना है कंपैटिबिलिटी, काई स्क्वायर टेस्ट क्या है? ये आपका ये पैरामेट्रिक भी है और ये नॉन पैरामेट्रिक भी है। एक स्पेशल लेक्चर में मैं आपको पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक एकदम डिटेल में समझाने वाली हूँ। तो फिलहाल के लिए काई स्क्वायर को समझते हैं। टू चेक द कंपैटिबिलिटी ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्टेड मतलब जो रिसर्चर ने एक्सपेक्ट किया था, ऑब्जर्व्ड मतलब जो उसने एक्चुअली कैलकुलेट किया। उनके बीच में अगर हमें कंपैटिबिलिटी चेक करनी है, ये इसके कीवर्ड्स हैं यहाँ पे, तो इसको प्लीज याद रखिएगा। तो हम यूज करेंगे काई स्क्वायर टेस्ट को। एफ टेस्ट किस लिए यूज करेंगे? अगर हमें दो सैंपल के बीच के वेरिएंस को चेक करना है, टू चेक द सैंपल वेरिएंस ऑफ 2 आइटम्स, या फिर 2 सैंपल्स के वेरिएंस को हमें चेक करना है, उनके बीच में कितना डिफरेंस है, तो हम यूज करेंगे एफ टेस्ट को। देखिए इन सिचुएशन में हमने समझ लिया कि किस सिचुएशन में हम टी टेस्ट को, अगर हमारा पॉपुलेशन स्मॉल है या फिर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता तो हम टी टेस्ट को यूज करते हैं। अगर पॉपुलेशन लार्ज है और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता है तो हम यूज करते हैं जी टेस्ट को। और काई स्क्वायर हमें ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की कंपैटिबिलिटी को चेक करना है तो काई स्क्वायर टेस्ट को यूज करेंगे। और अगर हमें चेक करना है सैंपल वेरिएंस की, 2 सैंपल्स के बीच के वेरिएंस को हमें चेक करना है, उनके बीच में कितना डिफरेंस है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे एफ टेस्ट को। आई होप दिस इज क्लियर। ये 4 टेस्ट हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ टी, सी, काई या एफ टेस्ट। इसके अलावा भी बहुत सारे टेस्ट हैं। दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि हम ऐसे ऐसे चूज करते हैं अपनी स्टडी के हिसाब से, नेचर ऑफ डाटा के हिसाब से, हमारी स्टडी का पर्पस क्या है उसके अकॉर्डिंग हम टेस्ट चूज करते हैं।
फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो टेस्ट चूज कर लिया, इनका सर्टेन फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंप्यूटिंग द वैल्यू, फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट करेंगे। जो भी इनके फॉर्मूलाज गिवन होते हैं वो ऑलरेडी डिफाइंड है, तो उस फॉर्मूला में डायरेक्ट हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे टेबल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। टेबल वैल्यू क्या है, टेबल वैल्यू आपकी पी वैल्यू, ये किस पे डिपेंड करेगी, आपकी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के ऊपर डिपेंड करेगी, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के हिसाब से ये डिफाइंड होती है। तो आपको पता है पी वैल्यू हमेशा सपोर्ट करेगी नल हाइपोथेसिस को। तो अगर कंप्यूटेड वैल्यू छोटी है और पी वैल्यू बड़ी है, टेबल वैल्यू बड़ी है, तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे नल हाइपोथेसिस को। यानी कि जितना ये वैल्यू बड़ी होगी तो नल हाइपोथेसिस के एक्सेप्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, जितना ये वैल्यू छोटी होगी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होएगा। तो ये डिसीजन हमें याद रखना है। यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं द कंप्यूटेड वैल्यू इज लेस देन टेबल वैल्यू, तो हम रिजेक्ट कर देंगे यहाँ पे नल हाइपोथेसिस को। तो दिस वाज द स्टेप्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ये अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, या तो आपसे पूछ लिया जाएगा इसको सीक्वेंस में लगाने के लिए, या इसमें से पूछ लिया जाएगा आपको कुछ दे के कि इसमें कौन सा इसका पार्ट है, कौन सा इसका पार्ट नहीं है, या फिर इस डिसीजन पे से ही क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाएंगे। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटेड वैल्यू और टेबल वैल्यू को कैसे एनालाइज किया जाएगा। कंप्यूटेड वैल्यू अगर छोटी है टेबल वैल्यू से, तो हम टेबल वैल्यू अगर बड़ी है कंप्यूटेड वैल्यू से, तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे नल हाइपोथेसिस को, और कंप्यूटेड वैल्यू अगर बड़ी है टेबल वैल्यू से तो रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस को। हमेशा याद रखना है, तो आपकी पी वैल्यू है या टेबल वैल्यू है, इट ऑलवेज फेवर द नल हाइपोथेसिस। तो अगर ये बड़ी होगी तो ऑब्वियसली नल हाइपोथेसिस सेलेक्ट होगा। देखिए फ्रेंड्स, इसको याद रखना थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अगर आप ये लाइन याद रखेंगे तो डेफिनेटली आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहले आप क्या करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, नल और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर आप अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं, फिर आप देखते हैं कि कौन सा टेस्ट यहाँ पे यूज करना है। बहुत सारे टेस्ट, पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक, गिवन इट इज, एफ और क्रूलविल, सम क्रूसल वेलिस टेस्ट, और बहुत सारे टेस्ट हमें गिवन है यहाँ पे। तो उनके अनोवा टेस्ट हमें गिवन है, उनके बेस पे हम डिसाइड कर लेते हैं हमारी स्टडी के हिसाब से। फिर हम वैल्यू, उनके जो फॉर्मूला उसमें वैल्यू पुट करके निकालते हैं, फिर हम वहाँ पे टेबल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिग्निफिकेंस लेवल। फिर हम यहाँ पे डिसीजन लेते हैं कि हमें एक्सेप्ट करना है कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है। और नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है, और अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट है तो ऑटोमेटिकली आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस पे एक्सेप्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप दिस इज क्लियर। इट वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। एक बार क्विक रिवीजन हम यहाँ पे ले लेते हैं जो हमने यहाँ पे पढ़ा है। बहुत सिंप्लीफाई मैंने इसको करने की कोशिश की है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा। इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो सब मैंने आपको नोट करवाए हैं। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस के टाइप्स कितने हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ एरर क्या है, पी वैल्यू क्या है, 1 टेल 2 टेल टेस्ट क्या होता है, एक्सेप्टेंस रीजन क्या है, रिजेक्शन रीजन क्या है, प्रोसेस क्या है हाइपोथेसिस। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने पढ़ा कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है। तो इसके एग्जांपल को हम चावल के दानों से याद रखेंगे कि हमने कुछ सैंपल लिया, अगर हमने उस सैंपल को टेस्ट करके देखा, हमने वो चावल के दानों को प्रेस करके मसल के देखा, अगर वो अच्छे से पके हुए हैं तो हमने पूरी पॉपुलेशन, जो चावल का पूरा पतीला है, उसके लिए हमने यहाँ पे जनरलाइजेशन क्रिएट कर लिया है, और जनरलाइजेशन है कि पूरा पतीले के चावल यहाँ पे आपके पक गए हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर। हाइपोथेसिस का मीनिंग हम यहाँ से समझ के चावल के दानों को हम हमेशा याद रखेंगे। मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस में हमने क्या पढ़ा कि दिस इज द ऑब्जर्वेशन, अपनी प्रायर नॉलेज एक्सपीरियंस के हिसाब से रिसर्चर कोई अजम्पशन बनाता है, इसके बेस पे पॉपुलेशन, सैंपल के बेस पे बनाता है पॉपुलेशन के लिए। इसके क्या फीचर होने चाहिए कि ये टेस्टेबल होना चाहिए, दो वेरिएबल के बीच में रिलेशंस को बताता है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा कि ये प्रिडिक्शन है, टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है, इसको एजुकेटेड गैस भी बोला जाता है। फ्रेंड्स, सिर्फ एक इसके हाइपोथेसिस के डिफरेंट नाम में से भी हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि इनको और क्या क्या बोला जाता है। तो हाइपोथेसिस इज द टेंटेटिव सॉल्यूशन, hypothesis is a educated guess. This is different from the prediction.
प्रिडिक्शन को क्या है कि प्रिडिक्शन को टेस्ट नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ये एजुकेटेड प्रिडिक्शन है, इसको यहाँ पे टेस्टेबल प्रिडिक्शन भी बोल सकते हैं, इसको यहाँ पे टेस्ट किया जा सकता है। इट मस्ट बी जर्नलाइज। जर्नलाइजेशन का मतलब क्या है, अगर आपके कटोरी के जो चम्मच के चावल हैं वो पके हुए हैं और आपने देखा अगर वो पके हुए, इसका मतलब पूरे पतीले के चावल आपके पके हुए होने चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने पढ़ा कि कितने टाइप के हाइपोथेसिस होते हैं। सिंपल हाइपोथेसिस जो वन डिपेंडेंट एंड वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशन को बताएगा। फिर आपका आएगा कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस जो बताएगा दो या दो से ज्यादा के बीच में रिलेशन को। फिर आपका है बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को मैंने बहुत बार आपको बता दिया है। नल हाइपोथेसिस में नो डिफरेंस, ऑल्टरनेट उसका उल्टा। इनके बीच में डिफरेंस क्या है, नल हाइपोथेसिस हमेशा पॉपुलेशन पैरामीटर की बात करेगा, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमेशा सैंपल पैरामीटर्स की बात करेगा, और इन दोनों का अपोजिट है। इनके साइन का यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा कौन से साइन नल में यूज होते हैं। ऑल्टरनेट में कभी भी इज इक्वल टू का साइन यूज नहीं होता है ये, और नल में हमेशा इज इक्वल टू का साइन यूज होता है। फिर हमने पढ़ा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है आपका गलती होने के चांसेस क्या है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। जितना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कम होगा आपकी स्टडी उतनी ही ज्यादा रिलायबल होगी यहाँ पे, ठीक है। फिर हमने पढ़ा पी वैल्यू क्या होती है। पी वैल्यू इज अ टेबल वैल्यू। पी वैल्यू है कि ये आपकी टेस्ट करने के काम आती है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बेस पे यहाँ पे की अज्यूम की जाती है। इसको अगर पी वैल्यू हमेशा सपोर्ट करेगी आपके नल हाइपोथेसिस को, पी वैल्यू अगर ज्यादा है तो आप रिजेक्ट कर देंगे ऑल्टरनेट को और एक्सेप्ट कर लेंगे आपके नल हाइपोथेसिस को। पी वैल्यू अगर कम है तो आप रिजेक्ट कर देंगे नल को और एक्सेप्ट कर लेंगे ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। फिर आपने पढ़ा टाइप 1 है। टाइप 2 एरर क्या होती है, बहुत सिंपल है लेकिन एकदम स्कोरिंग टॉपिक है। यहाँ पे है कि जब आपका नल हाइपोथेसिस ट्रू था तो भी आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, वो आपकी टाइप 1 एरर। इसका दूसरा नाम है फॉल्स पॉजिटिव। और टाइप 2 एरर है कि जब आपका नल हाइपोथेसिस फॉल्स था और आपको उसको रिजेक्ट करना चाहिए था तब भी आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसका नाम है फॉल्स नेगेटिव। ये आपने इसको यहाँ पे याद कर लेना है। फिर हमने पढ़ा इसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा वन टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट क्या होता है, जहाँ पे जो आपका क्रिटिकल रीजन है वो एक साइड में लाई करता है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जिसको बोला जाता है वो एक सिंगल एंड होता है तो वो आपका वन टेल्ड है, और अगर आपका क्रिटिकल रीजन दोनों साइड एग्जिस्ट करता है वो आपका टू टेल टेस्ट होता है। इस ग्राफ की हेल्प से हमने यहाँ पे समझा। इन सिंबल्स को यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है कि वन टेल्ड में कैसे सिंबल यूज होते हैं, टू टेल्ड में कौन से सिंबल यूज होते हैं, राइट टेल में कैसा सिंबल यूज होगा, लेफ्ट टेल में कौन सा सिंबल यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज आपने देखा कि हाइपोथेसिस, ये सब समझने के बाद हमने एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रीजन को देखा। एक्सेप्टेंस रीजन क्या है, रिजेक्शन रीजन क्या है, जो आपका सिग्निफिकेंस लेवल है उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है। यहाँ पे अगर आपका 5% सिग्निफिकेंस लेवल तो उसकी जो वैल्यू गिवन होगी आपको, वो वैल्यू जहाँ पे लाई करेगी वो होगा आपका क्रिटिकल रीजन, और उस एरिया के अंदर वाला एरिया होगा आपका एक्सेप्टेंस रीजन। सो उसके बाद हमने देखा हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के तरीके को ही, द प्रोसेस को ही हम बोलते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। कैसे टेस्ट किया जाएगा, डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स की विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल, और ये डिपेंड करेगा आपकी रिसर्च के डाटा के ऊपर, नेचर ऑफ डाटा, और आपकी रिसर्च के पर्पस के ऊपर। फिर हमने एक एग्जाम्पल देखा जो आप हमेशा याद रखेंगे कि आपने उसमें कैसे सेट किया था, और पी वैल्यू और टेस्ट को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करने के लिए आपने कैसे उसको इस्तेमाल किया। फिर हमने स्टेप्स पढ़े, स्टेप्स बहुत इजी थे। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं टेस्ट हमने कौन कौन से कैसे यूज करने हैं, और इट वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। सो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और मैंने अपनी तरफ से मैक्सिमम कोशिश की है कि इसको जितना सिंप्लीफाई मैं कर सकती थी मैंने उतना सिंप्लीफाई इसको किया है। स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसको पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।